गुड आफ्टरनून। Your section is biology. Human welfare. Yes. It is new section. Biology is different welfare. There are 3 chapters. 3 chapters में कौन कौन से बोलो? फर्स्ट इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। सेकंड इज बोलो चैप्टर तो बोलो। योर सेकंड इज इन दिस सेक्शन माइक्रोबियल एक्शन। नो, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। दूसरा चैप्टर क्या है? ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, माइक्रोबियल, माइक्रोब्स, माइक्रोबियल, माइक्रोब्स एंड ह्यूमन, है ना? वो पहले माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर। माइक्रोब्स, ओके, इन ह्यूमन वेलफेयर। और तीसरा क्या बेटा? थर्ड इज, तीसरा चैप्टर क्या है? फूड प्रोडक्शन। इनहेंसमेंट। पढ़ रहे हैं इनहेंसमेंट फूड रिसोर्सेज। हाँ, क्लास में ठीक। तो आपका फर्स्ट चैप्टर इसमें ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। ओके, योर फर्स्ट चैप्टर इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। तो पहले तो हम ये जाने कि हेल्थ क्या होती है बेटा, डिजीज क्या होती है, ठीक। और डिजीज से रिलेटेड और कई टर्म्स हैं, जैसे होस्ट है, होस्ट, ठीक, पैथोजन, 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 राइट। तो होस्ट हो गया, पैथोजन हो गया, सिम्पटम्स हो गए, सिम्पटम्स, सिम्पटम्स हो गए, ठीक है। पैथोजेनिसिटी हो गई, पैथोजेनिसिटी। ये सारे टर्म्स क्लियर होने चाहिए डिजीज के रिगार्डिंग, है ना? ठीक है बेटा। और हेल्थ, पहले हम आपको ये एक्सप्लेन कर दें, फिर आगे चलते हैं। तो हेल्थ क्या है? आपके एनसीईआरटी में पहला जो पैराग्राफ है, इंग्लिश वाली को कोई रखा है? हिंदी वाली है, हिंदी की। उसमें सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन में ये दिया है कि जो ग्रीक के फिलोसफर थे वो हेल्थ को बस यही केवल इतना समझते थे कि भाई दैट वाज डिजीज फ्री, डिजीज फ्री मीन्स नो डिजीज ना बेटा। अगर किसी में डिजीज नहीं है तो समझ वो हेल्दी है ना? माने गुड हेल्थ मीन्स डिजीज, लेकिन ऐसा नहीं है।
doubt with it. But it is not the correct definition of health. So क्या है, ये इसकी करेक्ट डेफिनेशन नहीं है कि भाई केवल अगर उसके अंदर डिजीज ना हो तो हेल्थ है, हेल्दी नहीं है, उसकी हेल्थ अच्छी है, ये नहीं माना जाए। इसके लिए 3 टर्म्स हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है ना, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल। मीन्स फिजिकली फिट, मेंटली फिट और सोशली फिट, है ना बेटा? यस, माने हेल्थ का मतलब ये नहीं है, हेल्थ का केवल मतलब ये नहीं है कि वो व्यक्ति केवल फिजिकल फिट हो। फिजिकल माने शारीरिक, है ना, केवल शारीरिक फिटनेस, केवल फिजिकल फिटनेस ही हेल्थ नहीं है। इसके साथ 2 टर्म्स और है ना, मीन्स दैट शुड बी, इट मीन्स डिजीज, हेल्थ इज, ये क्वेश्चन आ सकता है बेटा, हेल्थ इज स्टेट ऑफ, हेल्थ इज द स्टेट ऑफ फिटनेस। कौन से स्टेट फिटनेस की बेटा? तो फिजिकल मीन्स शारीरिक रूप से, दूसरा मेंटल, पता चले शारीरिक रूप से बहुत फिट है लेकिन दिमाग से फिट नहीं है, बात में झगड़ा कर लेता है किसी से, है ना, लड़ाई झगड़ा करने वाला आदमी स्वस्थ नहीं माना जाता, मतलब उस दिमाग से स्वस्थ नहीं है, मेंटली फिट नहीं है, इज नॉट मेंटली फिट। समझ रहे हैं इस चीज को? माने मेंटल फिटनेस भी होना जरूरी है। मेंटल फिटनेस, सोशल फिटनेस, है ना बेटा, और फिजिकल फिटनेस, सोशली मीन्स वो आदमी सोशली, यस, वेल बीइंग मीन्स हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग। ये डेफिनेशन है एग्जैक्ट, ठीक है। इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है, माने फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस और सोशल फिटनेस, ये तीनों प्रकार के फिटनेस होने चाहिए, तब ये कहा जाएगा कि हाँ उसकी हेल्थ अच्छी है। ये हेल्थ की डेफिनेशन है, दैट इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ हेल्थ, ठीक है। ये तो उसमें दिया है कि इसके पहले एक क्राइटेरिया लोगों ने रख रखा था कि भाई अगर शरीर गर्म हो जाए, मतलब यह है कि फीवर आ जाए, तो समझते हैं कि आदमी अनफिट है, हेल्थ नहीं, डिजीज हो गया उसको, ठीक है ना। लेकिन फिर विलियम हार्वे का नाम उसी बुक में आप देखिएगा जाकर के, विलियम हार्वे आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, है ना, विलियम हार्वे पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने ब्लड सर्कुलेशन की खोज की, जानते हैं इसको, विलियम हार्वे का नाम। विलियम हार्वे ने कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है कि ब्लड सर्कुलेशन से टेम्परेचर वेरी करता, ये बात उन्होंने काट दिया, ठीक है, डिजीज। फिर उसके बाद ये बात है, मतलब करेक्ट पोजीशन है, ठीक है। अब डिजीज, देखो फिटनेस की बात हो गई, डिजीज को भाई कैसे, माने डिजीज को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इसके लिए जैसे कि कोई नॉर्मल पोजीशन में कोई पर्सन हो, ऐसे आप बताइए कि क्यों आप बता नहीं पा रहे हैं, तो बहुत ईजी सा चीज है, बताना चाहिए बेटा। कोई ये जरूरी नहीं है कि जो बुक में लिखा है आप बताइए, आप अपना भी ओपिनियन बता सकते हैं। जैसे नॉर्मल पोजीशन पर कोई व्यक्ति है, क्यों नॉर्मल कंडीशन में कोई व्यक्ति है ना बेटा, तो नॉर्मल कंडीशन से एबनॉर्मल कंडीशन में हो जाता है, ये तो एबनॉर्मल कंडीशन, इसी को डिजीज कहते हैं, सीधी सी बात।
पोजीशन नॉर्मल से एबनॉर्मल हो जाए तो हम ये कह सकते हैं कि वो पर्सन डिजीज पर्सन है। करेक्ट? ये बात समझ में आ रही? हमारे डिफाइन कैसे कर सकते हैं, इसलिए एक छोटा सा सेंटेंस हम आपको देते हैं, डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल पोजीशन, नॉर्मल कंडीशन ऑफ हेल्थ। छोटी डेफिनेशन माने नॉर्मल कंडीशन से हट गई पोजीशन, एबनॉर्मल कंडीशन पर आ गए तो हम ये कहेंगे कि डिजीज हो गई। ठीक है ना? यानी डिजीज को हम एक लाइन में इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। करेक्ट? ठीक है, लिखना चाहिए। आप देखिए बेसिकली डिजीज को हम कैसे क्लासिफाई करेंगे, कैसे क्लासिफिकेशन करेंगे डिजीज का। तो डिजीज को हम दो मेजर ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे कर सकते हैं कि डिजीज कैन बी क्लासिफाइड इन द टू। कौन कौन सा बेटा? एक को कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज, बोलो। और दूसरे को कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल। डिजीज, ठीक है ना? कम्युनिकेबल डिजीज माने क्या? कम्युनिकेबल डिजीज कौन डिजीज है भाई? दैट कैन स्प्रेड माने यस, दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू, बोलो, अनदर पर्सन। आजकल क्वेश्चन जान रही हो, एसएसआर वाले जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको पकड़ना बहुत मुश्किल है। उनको तभी आप पकड़ पाएंगे जब आपका कॉन्सेप्ट रहेगा, ये सारे सेंटेंस जब आप क्लियर रहेंगे। आजकल एसएसआर वाला क्वेश्चन बना के देना, देखा है कि नहीं? क्वेश्चन पेपर का सेट देखा? स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन, बड़े स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, वो चाहे जो एग्जाम यूपीएससी सब जगह, टीजीटी साइंस वाले पेपर में एसर्शन स्टेटमेंट कहेगा इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट फॉर दिस स्टेटमेंट। मान लिया पूछ लिया कि डिजीज की कौन सी डेफिनेशन इसमें फिट बैठती है, तो फिजिकल, मेंटल, सोशल, ऑल ऑफ दीज। किस तरीके से तीनों सेंटेंस को मिला करके क्वेश्चन बनाते रहते हैं। तो ये भी पकड़ना बहुत जरूरी है, ऐसा ना समझ लीजिए थ्योरी नहीं। जैसे कम्युनिकेबल डिजीज है, दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, है बेटा? ठीक, इसका और कोई नाम है? एक नाम इसका और है, इन्फेक्शियस डिजीज इसको कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इन्फेक्शियस या इन्फेक्शियस नाम लिख लीजिए, टर्म्स लिख लीजिए, इन्फेक्शियस डिजीजेस। और इसको क्या कहते हैं बेटा? नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस, राइट? तो मैंने आपको बताया दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। जैसे देख लीजिए बैक्टीरियल डिजीज, बोलो, इसी में क्लासिफाई कर लो बैक्टीरियल डिजीज, है ना बेटा? बैक्टीरियल डिजीज है, वायरल डिजीज है, वायरल कोरोना, बोलो, वायरल डिजीजेस, ओके, और फंगल डिजीजेस और प्रोटोजोइस डिजीज। ये जितने डिजीज हैं दे आर स्प्रेड, ठीक है ना? या तो टच से, या तो
ड्रॉपलेट से या तो स्नीजिंग से कहीं कहीं एक ऐसे ही स्प्रेड हो जाते हैं, ठीक है ना। हम ऐसे डिजीजेस को कम्युनिकेबल या इन्फेक्शियस डिजीज कहते हैं। क्लियर? बोलो, समझ में आ गया। दूसरा ऐसे टाइप का डिजीज है जो स्प्रेड नहीं होता, जैसे हार्ट अटैक हो गया किसी को, वो भी तो डिजीज है ना, हाँ। लेकिन तो बगल में कोई हो तो कोई उसको तो हार्ट अटैक हो जाएगा, नहीं होगा, है ना, नहीं होगा। कैंसर है ना बेटा, तो ऐसे डिजीज हैं जो कि स्प्रेड नहीं होते, तो इनको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं, ठीक है ना। जैसे कैंसर, और आपके एक कोर्स में भी है, इसको पढ़ाएंगे डिटेल में, और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, ठीक। आगे समझते हैं। इस पूरे चैप्टर को बेटा 3 पार्ट में पढ़ते हैं। एक तो जितने डिजीज हैं सबको एक साथ पढ़ते हैं। बता दूं, इस पूरे पार्ट को, पूरे चैप्टर को ऐसे बांट दो, मतलब पढ़ने का एक तरीका हम आपको बता दें कि कैसे आप पढ़ेंगे पूरे चैप्टर को। यहाँ से 3-4 क्वेश्चन आते हैं, तो आप ऐसे समझ लीजिए कि 3 सेक्शन में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं पूरे चैप्टर को। पूरा चैप्टर हम आपको बता रहे हैं। एक तो जितने डिजीजेज हैं इनको एक साथ कर लीजिए, बोलो। इसमें किसी में कैंसर है ना बेटा, एड्स, ठीक, मलेरिया, ठीक, टाइफाइड, ठीक, यानी जितने हैं ये सब डिजीज में आ जाएंगे। टिटेनस यानी बैक्टीरियल डिजीज जितने हैं, वायरल डिजीज जितने हैं, कॉमन कोल्ड, सब एनसीईआरटी दिया है। कॉमन कोल्ड ये सब डिजीज दिया है, ये सब डिजीज एक साथ, मतलब एक सेक्शन में इसको पढ़ लेंगे। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है इम्यून सिस्टम। इसी चैप्टर में इम्यून सिस्टम, तो एक पार्ट हो गया इम्यून सिस्टम। इसको देख लो, देखो बेटा, इसको देखो, वो घर जाके पढ़ो, हाँ, उसको घर जाके पढ़िए, इसको देखिए। उसमें जब हम पढ़ाएंगे तब आप नहीं पकड़ पाएंगे, घर पकड़ पाएंगे आप, ठीक है ना। या तो घर से पढ़ जाएंगे, तब जो है किताब वाला मैच कर पाएंगे। यहाँ के हम पढ़ाएंगे या किताब नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। है एकदम उसी ट्रेंड पर पढ़ा रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप नहीं पढ़ पाएंगे। दूसरा देखिए, दूसरा सेक्शन जो इम्पोर्टेंट है बुक में दिया एनसीईआरटी में, इम्यूनिटी है बेटा, इम्यूनिटी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये पूरा एक सेक्शन है, डिटेल लंबा चौड़ा है। 2 टाइप की इम्यूनिटी होती है, इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है ना। तो उसमें जितने कौन क्या क्या चीज़ें, इसमें एंटीजन पढ़ना है, एंटीबॉडी पढ़नी है, ठीक है बेटा। इंपॉर्टेंट चीज़ों को नोट कर लो, पहले क्लासीफाई पूरे पेपर को पहले तैयार हो जाए कि कैसे कैसे एक स्टेप उठाएंगे, उसके बाद पढ़ना आसान हो जाएगा। भाई किसी भी चैप्टर को पढ़ने के लिए रणनीति बनानी पड़ती है कि कैसे पढ़ेंगे। बुक में तो सब दिया है दाल भात करके करें, लेकिन हमको कैसे पढ़ना है, क्या तरीका अपनाएंगे, ये इम्पोर्टेंट होना चाहिए, तभी हम अचीवमेंट कर सकते हैं। नहीं तो बस ऐसे सरफेस पर रह जाएंगे, डीप में नहीं जा पाएंगे। तो पहले तो हम डिजीज का एक सेट तैयार करें, इसमें जितने डिजीज हैं सबको सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ लें। जैसे एनसीईआरटी में दिया, पहले बैक्टीरियल डिजीज को खत्म कर लिया, वायरल डिजीज को खत्म कर लिया, है ना। फंगल डिजीज अगर दिया है तो उसको देख लिया, प्रोटोजुअन्स के कुछ डिजीज हैं तो उनको देख लिया, जो एनसीईआरटी में जो सिलेबस में, ठीक है। तो डिजीज का एक सिस्टम होगा। फिर उसके बाद इम्यूनिटी को समझते हैं तो बढ़िया से डीपली, कि 2 टाइप की इम्यूनिटी है, तो कौन सी इम्यूनिटी, कैसे एंटीजन और एंटीबॉडी का क्या इंटरेक्शन होता है जिससे कि डिजीज हो जाता और नहीं हो पाता, कौन इस पर इफेक्टिव होगा। तो जब पढ़ेंगे आप तो उसमें छोटे छोटे क्वेश्चन, जैसे ईपीटोप है ना, तो ये हम आपको सब बताएंगे कि कौन कौन से कैसे उसमें है, कौन सा एंटीजन किस एंटीबॉडी के साथ कैसे, कितने टाइप की एंटीबॉडीज होती हैं, ये भी है इम्पोर्टेंट। कौन सी बॉडी सबसे लॉन्ग होती है, सब क्वेश्चन आ चुका है आपकी बुक में, इसका बाकायदा डायग्राम भी है। तो ये सेक्शन ये हो गया इम्यूनिटी का। दूसरा पहला डिजीज वाला, और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट और भी एक इम्पोर्टेंट सेक्शन है ड्रग्स,
एंड एल्कोहलिक एब्यूजेस। ठीक, तो तीसरा सेक्शन बेटा ड्रग्स। ऐसे चैप्टर का नाम लिखा, सुनो बताते हैं, ऐसे चैप्टर का नाम आपने लिखा और इस चैप्टर को ऐसे 3 पार्ट में ऐसे पार्ट करके लिखिए कि हमको ऐसे पढ़ना है, सर ने बताया। ठीक, इस हमारी लिखी हुई लाइन को आप ले जाके बुक से मिलाइएगा, समझ आ गया ना? यस। फिर देखिएगा उसका नाम पढ़ने का, ड्रग्स एंड एल्कोहलिक डिजीजेज एंड एल्कोहलिक एब्यूज बेटा, एब्यूजेस, एल्कोहलिक एब्यूजेस। सर दूसरा चैप्टर नहीं, इसी में, ठीक है, ड्रग्स एंड एल्कोहलिक एब्यूजेस, 3 पार्ट इस चैप्टर के, 3 सेक्शन। देख डालो पूरा, रखे हो तो देख लो, लाओ दिखा दे, नहीं देख पा रहे हो, लाओ दिखा दें, एक सेकंड में दिखा देंगे, आप खोज नहीं पाएंगे। तो इस तरीके से, हाँ ठीक है बेटा, ये हो गया, हमने आपको बताया कि आप ऐसे नोट कर लो, यस। ठीक है। आप देखो डिजीज का डिटेल हम यहाँ दे दिए, हाँ, मैंने डिजीज आर 2 टाइप्स, कौन कौन से बेटा? कम्युनिकेबल, माने इसके नीचे कम्युनिकेबल, ओके, और ये नॉन कम्युनिकेबल, इसको डिफाइन कर दिया बेटा, कर दिया। और बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज, फंगल डिजीज और प्रोटोजोनल डिजीज लिख दिया, ठीक। और कुछ डिजीज ऐसे हैं जो स्प्रेड ही नहीं होते, तो उनके लिए किसी भी एजेंट की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके लिए किसी एजेंट की कुछ सोच रहे थे और अच्छी चीज बनाने के लिए आप, तो उसके लिए किसी एजेंट की जरूरत नहीं है, वो ऐसे हो जाए, ठीक। लेकिन फिर भी कौन, हमको और एक चीज जानना चाहिए, हाउ मेनी फैक्टर्स व्हिच दे आर रिस्पांसिबल फॉर डिजीज काजिंग। डिजीज को काज करने के लिए, डिजीज को उत्पन्न करने के लिए, पैदा करने के लिए, प्रोड्यूस होने के लिए ह्यूमन बॉडी में कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं, फैक्टर कारक हिंदी में, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो काम करते हैं, है ना बेटा? यानी इसको डिफाइन करने, क्लासिफिकेशन करने के बाद हम आपको ये बता रहे हैं, ठीक है। तो देखो पहला फैक्टर है फिजिकल फैक्टर। व्हाट डू मीन बाय फिजिकल फैक्टर? फिजिकल फैक्टर से आप क्या समझते हैं? बोलो, कुछ बताना चाहिए ना। कौन कौन से ऐसे फिजिकल फैक्टर हैं जिनकी वजह से हम बीमार हो जाते हैं? सीधी सी बात, कंटामिनेटेड फूड हो गया, कंटामिनेटेड फूड हो गया, तो यह तो हो गया फिजिकल फैक्टर एक, दूसरा हो गया बायोलॉजिकल फैक्टर, ठीक। तो फिजिकल फैक्टर और बायोलॉजिकल फैक्टर, ठीक है, ये 2 मेन फैक्टर जो हमको बीमार कर सकते हैं, दैट काज द डिजीजेज इनसाइड द ह्यूमन बॉडी, ठीक। मैं इसको बता रहा हूँ आपको डिटेल में, इसको भी एक टॉपिक बना के नोट करो, एक एक टर्म, बस ज़्यादा तो लिखना नहीं, लेकिन एक एक टर्म तो लिखो भाई। देखो बेटा, factors responsible for disease। कौन कौन से फैक्टर? तो मैंने आपको पहला फैक्टर बताया फिजिकल फैक्टर। क्या बताया बेटा? फिजिकल फैक्टर। अब बताओ फिजिकल फैक्टर में क्या हो सकता है? फिजिकल फैक्टर में टेम्परेचर आता है। क्या आता है? टेम्परेचर। जैसे
भाई टेम्परेचर ठंडक लग गया, टेम्परेचर भी तो है, आदमी बीमार नहीं हो जाएगा। उसमें किसी बैक्टीरिया की जरूरत है, किसी वायरस की जरूरत है, किसी कुछ नहीं जरूरत है, बस ठंडक की जरूरत है। ठंडक ने आपको बीमार कर दिया और टेम्परेचर बहुत हाई है तभी प्रॉब्लम में आप पड़ जाएंगे। तो इसको फिजिकल फैक्टर कहते हैं। तो ये हो गया क्या बेटा, टेम्परेचर। टेम्परेचर हो गया। दूसरा प्रेशर, ठीक है ना। टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गई, ये सब कौन से फिजिकल फैक्टर, राइट। दीज आर फिजिकल फैक्टर। ये फिजिकल फैक्टर्स होते हैं जिससे कि जो है व्यक्ति बीमार हो सकता है। बेटा ह्यूमिडिटी जो है ध्यान रहिए, ह्यूमिडिटी है, नमी को ह्यूमिडिटी कहते हैं ना, ह्यूमिड कंडीशन है ना, मॉइस्चर। ह्यूमिडिटी माने है ना। जैसे देखो ओस अभी खूब पड़ा है तो मान लिया पता चला आप ओस में बहुत देर तक हैं तो श्वास लिए, वो जो है उसका जो फॉग है, प्रोटोकॉल का जो फॉग है, पॉल्यूशन है, वो inside the lungs, then you will become okay, ill, sick, बीमार होगा। तो ऐसे कंडीशन फिजिकल कंडीशन का है, ठीक है। आते हैं बायोलॉजिकल फैक्टर। बायोलॉजिकल फैक्टर में आते हैं। तो बायोलॉजिकल फैक्टर कौन हो सकता है? बायोलॉजिकल फैक्टर माने कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म ना बेटा, दैट ऑर्गेनिज्म which caused the disease, right? जो डिजीज काज कर सकता है, दैट कैन कॉज द डिजीज, दैट कैन cause the diseases, okay, they are biological factor like that bacteria, बोलो, viruses है ना बेटा, फंजाई, फंगस एक्सेट्रा, ये सब क्या हो गए, बायोलॉजिकल फैक्टर हो गए, ठीक है ना। तीसरा एक फैक्टर और मुझे याद नहीं आ रहा था, वही मैं सोच रहा हूँ, एक फैक्टर और वेक्टर, इसको भी लिख लीजिए। हाँ बेटा, हाँ वेक्टर्स। जैसे आप देखिए मक्खी कोई रोग नहीं फैलाती, मक्खी मतलब डायरेक्टली कुछ नहीं, कोई उसके कोई अंदर उसके टॉक्सिन नहीं है कि कोई डिजीज फैला दे, लेकिन बस करती क्या है, केवल केवल इन्फेक्शियस एजेंट को ले जाकर फैलाती है, इतना काम करती है मक्खी और जानते हो बहुत ढेर सारे डिजीज का कारण मक्खी है, कोई रोग नहीं फैलाती, हाउस फ्लाई। तो क्या है, वेक्टर केवल पहुंचाने का काम करती है, एक जगह से ले जाकर के ट्रांसमिशन करती है, दैट इज कॉल्ड, इसका ये भी एक टॉपिक है, इसको ट्रांसमिशन ऑफ डिजीजेज कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, ट्रांसमिशन ऑफ डिजीजेस, ट्रांसमिशन ऑफ डिजीजेस। एक टॉपिक इसको भी बनाओ, एक टॉपिक ये बनाइए इसको, ये भी एक टॉपिक है, ट्रांसमिशन ऑफ डिजीजेस। इस चैप्टर के लिए फाउंडेशन में तैयार कर रहा हूँ, समझ लीजिए, जिससे आपको 100% नॉलेज हो जाए और आज आप जाकर इसके आगे बढ़िएगा ये पढ़ने के बाद। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, हेल्थ। सबसे पहले मैंने हेल्थ को डिफाइन किया, हेल्थ का कॉन्सेप्ट क्लियर किया, डिजीज का कॉन्सेप्ट क्लियर किया। बोलो इस चैप्टर को कितने पार्ट में पढ़ सकते हैं, इसको मुझे बता दिया। बोलो इसको भी आपने क्लासिफाई कर लिया, अलग अलग कर लिया कि भाई 3 पार्ट में हम इस पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे, हमारे 3 सबसे टॉप सेक्शन है।
पढ़ने के लिए। फिर हमने आपको डिजीज बताया, डिजीज में हमने आपको बताया कि डिजीज को क्लासिफिकेशन दो टाइप में कर सकते हैं, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल, है ना। कम्युनिकेबल कौन कौन से हैं और नॉन कम्युनिकेबल कौन कौन से हैं, ये मैंने आपको बताया, राइट। फिर हमने आपको बताया कि फैक्टर्स, ये देखो एक टॉपिक ये हो गया बेटा, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजीजेस। हाउ मेनी फैक्टर्स? देयर आर 3 फैक्टर्स, फिजिकल फैक्टर, बायोलॉजिकल फैक्टर एंड वेक्टर्स। जिसमें कि बेटा हाउस फ्लाई यानी क्या नाम है इसका, जूलॉजिकल नाम बताओ। गुड, शाबाश। मस्का डोमेस्टिका, वेरी गुड, बहुत अच्छा। किस बच्चे ने बताया? तुम बताइए, ये बताइए, बहुत बढ़िया। मस्का डोमेस्टिका हाउस फ्लाई और मॉस्किटो, मच्छर भी यही काम करता है, मच्छर भी यही काम करता है, जानते हैं ना जी। मॉस्किटो बेटा, मॉस्किटोज, ऐसे लिखो मॉस्किटोज, QU है बेटा, QUI, देखो टी कोई पढ़ पा रहे हैं ना, मॉस्किटोज। जहाँ स्पेलिंग का क्लियर होगा पूछ लेना, हम बता देंगे, लिखने की आप लिखने की आदत है इस तरह से। मॉस्किटोज, ठीक, जैसे फीमेल एनाफिलीज, नाम सुने होंगे आप, बहुत आकृति में आता है ना, कि भाई जो मलेरिया जो सबसे फेमस, तो भाई बड़ा फेमस डिजीज है मलेरिया, मलेरियल फीवर, है ना। तो आप कहते हैं भाई मलेरियल फीवर किसके पार्टनर से होता है, छोटा सा क्वेश्चन है, मादा एनाफिलीज हिंदी, यानी फीमेल एनाफिलीज मच्छर जो होती है ना, जो फीमेल एनाफिलीज जो मच्छर होती है उसके काटने से मलेरियल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फीवर, ठीक है, ठीक। तो खुद मच्छर के अंदर कोई ऐसा टॉक्सिन नहीं है, कोई ऐसा मच्छर के अंदर नहीं है कि वो ले जाके उसमें इंजेक्ट कर देता है तो हो जाता है ना जी। वो एक ऐसे मलेरियल पैरासाइट को ट्रांसफर कर देता है, ट्रांसमिशन कर देता है, जी हाँ, ठीक है ना। माने द ट्रांसफरेंस ऑफ द मलेरियल पैरासाइट फ्रॉम वन पर्सन टू हेल्दी पर्सन, फ्रॉम डिजीज्ड पर्सन टू हेल्दी पर्सन, दैट इज द transmission of the diseases by the vectors. These are the vectors. Mosquito is vector, housefly is vector. ये क्या है? Vectors हैं. They can transmit the disease from one person to another person. Right? जी, इनके अंदर कोई टॉक्सिन नहीं होता, लेकिन ये पहुंचा देते हैं from one person to another person. Right? और मलेरियल पैरासाइट है कौन? व्हाट इज द नेम ऑफ मलेरियल पैरासाइट? आपके कोर्स में है ये, डू यू नो? मलेरियल पैरासाइट, मलेरियल फीवर किस पैरासाइट से होता है? कौन सा है, नाम बताइए। वेरी कॉमन, बहुत कॉमन सी चीज़ है, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। होता तो है फीमेल एनाफिलीज के बाइट करने से। फीमेल एनाफिलीज मच्छर जब काटती है, बाइट करती है तो हो जाता है, लेकिन वह फीमेल एनाफिलीज मच्छर किस पैरासाइट को कैरी करके ले आती है? नाम बताइए। यही सब है ना, बहुत कॉमन सी चीज़ें हैं। प्लाज्मोडियम, और इसकी 4 स्पीसीज हैं जो बहुत भयंकर, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, ठीक है। ये जो फीवर है वो पीरियोडिकली, जो डिजीज्ड पर्सन होता है उसमें पीरियोडिकली जो है फीवर
आता रहता है, राइट। ये मलेरियल फीवर, ये आपके कोर्स में डिटेल इसको पढ़ाएंगे। तो कैसे हुआ बेटा? ट्रांसमिशन, बाय द ट्रांसमिशन। सो हमने आपको बताया इस तरीके से कि 3 फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर हुआ कुछ कि नहीं? कौन कौन से? फिजिकल फैक्टर हो गया, बायोलॉजिकल फैक्टर हो गया, वेक्टर हो गया। देखो एनसीईआरटी में ये सारी चीजें लिखी हैं, लेकिन हेडिंग दे करके नहीं लिखा है। मैंने बताया ना दाल पात वैसे है, तो उसको अलग अलग करके पढ़ोगी तब तो समझ में आएगा ना। सब लिखा है, ये सारी चीजें हैं। मैं ऐसा पढ़ता नहीं, मैं अपने तरफ से पढ़ा रहा हूँ, सब लाइन टू लाइन, लेकिन इसको मैंने आपको अलग अलग करके बता दिया। अब आप इसको बढ़िया हेडिंग डाल करके फर्स्ट क्लास नोट्स बना के पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। एग्जाम टाइम में एक बार देख लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। यही पढ़ने का तरीका है। और जो हम पढ़ेंगे तो कुछ नहीं आएगा। ऐसे पढ़ना चाहिए, ये तरीका है। दैट इज द करेक्ट वे। आप नोट्स ऐसे बनाइए, बढ़िया पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे। मेहनत ये नहीं हो, सरफेस नॉलेज से काम नहीं चलेगा। ठीक है, ये हो गया। तो ये हो गया ट्रांसमिशन, मैंने आपको बता दिया। ठीक है बेटा, डिजीज की कैटेगरी बता दिया, कौन कौन से डिजीज हैं। तो देख लेते हैं, आगे चलते हैं। अब सबसे पहले है बैक्टीरियल डिजीज को डिस्क्राइब करते हैं बेटा। कुछ ऐसे डिजीज हैं जो बैक्टीरिया से होते हैं और हमारे कोर्स में है। ठीक है, तो बैक्टीरियल डिजीज, पहले बैक्टीरियल डिजीज ही पढ़ते हैं। बैक्टीरियल बैक्टीरियल डिजीज से स्टार्ट किया है। इसमें थोड़ा सा एनसीईआरटी देख के बताओ कौन सा डिजीज है पहले। उसी चलते हैं, मलेरिया पहले है क्या? पहले मलेरिया ही है, मलेरिया नहीं है, टाइफाइड। वेरी गुड, टाइफाइड। और एक सेकंड बुक देते, बंद कर देते। बैक्टीरियल डिजीज में टाइफाइड, चलो ठीक है, टाइफाइड। तो बेटा देखो, टाइफाइड एक ऐसे बैक्टीरिया से होता है जिसको सल्मोनेला टाइफी कहते हैं। सल्मोनेला, नोट करो, टाइफी। तुम लोगों को ये सब बताना चाहिए, हमको एग्जाम देना है, तुरंत बताना चाहिए, लेकिन आप लोग बताते हैं। सल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से होता है। ठीक है बेटा, टाइफाइड वेरी इंपॉर्टेंट, ये ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा कुछ। सल्मोनेला टाइफी, ठीक। अब सल्मोनेला टाइफी इंटर कर गया है ना। कैसे इंटर करेगा बेटा? कैसे इंटर करेगा? तो बेसिकली जो टाइफाइड होता है, आपने सुना होगा कि इसका सोर्स क्या है। क्या है सोर्स? तो सोर्स है इसका कंटामिनेटेड, बोलो, कंटामिनेटेड फूड। यस, और कंटामिनेटेड वाटर। कंटामिनेटेड वाटर इंग्लिश में लिखने की प्रैक्टिस बनाइए। डॉक्टर लोग हिंदी में पर्चा नहीं लिखते, कोई लिखता है मध्य प्रदेश में, हिंदी में नहीं लिख दिया तो पेशेंट के दोबारा हिंदी में अगर कोई डॉक्टर लिख दिया पैरासीटामॉल, पापा है की मात्रा नहीं, मध्य प्रदेश में नहीं जी, किसी प्रदेश में, क्योंकि डॉक्टरी की जितनी किताबें, आपको मध्य प्रदेश में जाओगे डॉक्टरी करने की यूट्यूब है। अच्छा, तो सर वहाँ लिखते होंगे ना, वहाँ नहीं भैया, वो किताबें नहीं है अवेलेबल हिंदी। मेडिकल की जो किताब है एनाटॉमी की है वो है ही नहीं, और इंग्लिश अच्छी इंग्लिश, अरे बिना पढ़े इंग्लिश पढ़े इतना काम नहीं चलेगा। अरे भाई हम कह रहे हैं पैरासीटामॉल आप लिखने क्या लिख रहे हो? इंग्लिश और इजी है, ये आ रहे ऐसे CET इसी नाते कह रहे हैं कि प्रैक्टिस बनाओ। हिंदी वाला अगर डॉक्टरी पढ़नी
है कि नहीं? Yes, sir. सही रास्ता बता रहा है, मान लिया Yes, sir. भाई। हम ये कह रहे हैं कि जैसे हम हिंदी सीखें वैसे इंग्लिश नहीं सीख सकते हैं। See, धीरे धीरे इम्प्रूव करो, धीरे धीरे इम्प्रूव करो। ये थोड़ा ना कि नहीं हम हिंदी जानते तो हिंदी है पढ़ो, ये नहीं। हाँ हाँ, और क्या, हमें नहीं कह रहे कि आप हिंदुस्तानी न बने, हिंदुस्तानी तो रहना ही चाहिए, लेकिन अब ये कि पढ़ेंगे डॉक्टर और लिखेंगे हिंदी में तो काम नहीं चलेगा। ये चीज़ कोई बंदूक लेके खड़ा हो, पार्टी लगेगा और मारने इतने बड़े एग्जाम को आप, नीट वाले एग्जाम में आप जा रहे हैं, उसके बाद आपको बनेगा इंग्लिश से नहीं काम चलेगा, पढ़ना पड़ेगा। आज ना पढ़िए पहले से, लेकिन जब एडमिशन MBBS में हो जाएगा तो कंपलसरी रो करके पढ़ेगा। अब क्या करें, तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलो एनीवे कोई बात नहीं। तो कंटेमिनेटेड फूड एंड कंटेमिनेटेड वाटर, तो भाई इसके थ्रू यानी गंदा पानी और गंदा भोजन, ऐसा कह सकते हैं आप। These bacteria means Salmonella typhi, they are enter inside the human, right? Healthy human ना बेटा, yes, sir. भाई जो हेल्दी ह्यूमन है उसके इनसाइड एंटर कर गया बैक्टीरिया, ठीक है ना। तो डिजीज पैदा कर देगा कौन सा, टाइफाइड। और टाइफाइड आपको कैसे पता चलेगा हमें टाइफाइड का, ये भी तो है, कैसे लगाना है? तो बाद में कराएंगे, पहले कैसे पता चलेगा हैं? पहले कैसे पता चलेगा, बोलो बेटा। पहले हमारे पास कुछ सिम्पटम्स आएंगे, Yes, sir. बोलो। Yes, sir. कि भाई आप ज्योतिषी तो है नहीं कि तुरंत बीडाल टेस्ट करवाने चले जाएंगे, और ढेर सारा टेस्ट है, Yes, क्यों? Yes, sir. बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डायग्नोज दैट आई एम डिजीज्ड विद द टाइफाइड, क्यों? Yes, sir. भाई हमें ये पता चले कि हाँ कुछ है, टाइफाइड का लक्षण है, तब तो डॉक्टर कहेगा विडाल टेस्ट करवाइए, नहीं तो दूसरा कोई टेस्ट क्यों विडाल टेस्ट करवाएगा। यानी लक्षण, हिंदी में लक्षण और इंग्लिश में सिम्टम्स, यानी कुछ सिम्टम्स हमारे आएंगे तब हम टाइफाइड में विडाल टेस्ट करवाएंगे, नहीं तो नहीं करवाएंगे। ठीक है, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं आप लोग बता दीजिएगा। Fever. What are the symptoms of typhoid? टेम्परेचर बढ़ जाता है, चलिए टेम्परेचर बढ़ गया, ये तो सबसे पहला काम हो जाता है शरीर में। 45 से 40 टेम्परेचर रेज हाउ मेनी 35 to 40 या 40 to 45, ठीक है ना, लगभग 40 से 50 के बीच का रेंज हो जाता है टेम्परेचर। चलिए मान लीजिए एक ही हो गया। दूसरा सिम्टम बताओ बेटा, कॉन्स्टिपेशन, और बताइए नेक्स्ट वीकनेस। तो वीकनेस आएगी क्योंकि भूख कितनी लगेगी, है ना, यानी भूख नहीं लगने की इंग्लिश क्या हो सकती है, बोलो यार। हम लोग भी तो हिंदी मीडियम से पढ़े थे, ऐसी बात हो रहा है, लेकिन सब्जेक्ट इंग्लिश स्ट्रांग होना चाहिए। यदि हम कोई ऐसा तो कि अमेरिका से पढ़ के आए हैं, बस ठीक है तो है, तो हम हिंदी मीडियम से पढ़े, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इंग्लिश आना चाहिए, इंग्लिश नहीं करना है। वीकनेस कैसे आएगी भाई, जब खाना नहीं खाए तो खाना नहीं खाएंगे, जब भूख नहीं लगेगी, भूख ना लगने की क्या इंग्लिश है, लॉस ऑफ वीकनेस ना बेटा, भूख नहीं लगेगा। और क्या हो सकता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो नहीं बताए टाइफाइड में, जाने इंटेस्टाइन में छेद हो जाता है, वो तो सर जब बहुत ज़्यादा हो जाता है, परफोरेशन इन द इंटेस्टाइन, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसी को लिखिए, ये आगे में आएगा, ये सब नहीं आएगा, लिखो परफोरेशन। परफोरेशन बेटा हाँ मैं लिख दे रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट, परफोरेशन, परफोरेशन इन इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में परफोरेशन, ये सबसे मेन कैरेक्टर है,
आंत में छेद हो जाना, टाइफाइड का सबसे मेन करेक्टर। तो मैलिग्नेंट के केस में होता है ना, सारे केस में होता है, नॉर्मल में नहीं होता है। नॉर्मल केस में करते हैं। जब टाइफाइड हो गया तब हो गया, इंटेस्टाइनल को अफेक्ट करता है, आप जानते हैं कि नहीं, क्योंकि जितना करेक्टर है वो सब इंटेस्टाइन का, इंटेस्टाइन को ही इफेक्ट। और अब आप कह दीजिए फाइनली कुछ लोगों की डेथ भी हो सकती है, तो ये भी कहीं मैलिग्नेंट का क्या मतलब, क्या होता है बहुत ज़्यादा सीरियस में नहीं, मैलिग्नेंट माने बहुत ज़्यादा नहीं होता। कैसे देखिएगा, तो कहने का मतलब ये है कि लॉस ऑफ एपेटाइट एंड सम पर्सन्स बिकेम डाई ऐसा भी है, इतने सिम्टम्स हैं बेटा, ठीक है, ठीक क्लियर। इसके लिए सबसे जो टेस्ट है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसको भी नोट कर लो ना, कर लेना। आप लोग अभी नाम लिए भी हो, वाइडर टेस्ट। कौन सा टेस्ट? वाइडर टेस्ट। यानी इसके लिए एक टेस्ट होता है, इसको वाइडर टेस्ट करते हैं। यानी यहाँ दो चीज़ इंपॉर्टेंट हो गई, इसमें तीन चीज़ इंपॉर्टेंट हो गई, बाकी सारी चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। एक तो नाम इसका ये न भूलने पाए, दूसरा वाइडर टेस्ट न भूलने पाए, तीसरा इसका मेन यही है, स्मॉल इंटेस्टाइन को इफेक्ट करता है, ठीक है। और होता कैसे है, जैसे हाउस जो है ये कार्डिनेटेड, तो ये हो गया, ये हमने आपको इतना है इससे ज़्यादा नहीं, ठीक। आगे चलें, नेक्स्ट डिजीज कौन सा है देख के बताएं। प्लेग है, और देखो, हाँ डिसेंट्री है, चलिए ठीक है, डिसेंट्री नहीं होगा, डिसेंट्री तो है, डिसेंट्री प्रोटोजोन डिजीज है। अभी हम बैक्टीरियल पढ़ा रहे थे, बैक्टीरियल बताते हैं, तो बता दें डिसेंट्री। डिसेंट्री जानते हैं, डिसेंट्री जो डिजीज है, डिसेंट्री का आपने नाम ले लिया तो बता ही देते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन अभी हम बैक्टीरियल को खत्म करना चाह रहे हैं। तो टिटनस बैक्टीरियल है, टाइफाइड बैक्टीरियल है, टीबी बैक्टीरियल है, डिप्थीरिया बैक्टीरियल है, वूपिंग कफ बैक्टीरियल है, न्यूमोनिया बैक्टीरियल। हाँ देखो आपको याद आ गया, आपको किताब देखने की जरूरत नहीं, आपको याद आ गया, ठीक है। लेकिन ये है कि आपने नाम ले लिया डिसेंट्री का, तो मैं बता देता हूँ, देख लो, तभी से पढ़ा देख लो बेटा, डिसेंट्री देख लो। डिसेंट्री जानते हैं किस काजल एजेंट से होता है, बोलो बोलो बेटा, डिसेंट्री किससे होता है? अरे भाई हाउस फ्लाई किए हो, हाँ वेरी गुड। एंड अमीबा हिस्टोलिटिका, नाम याद करो, किसी से काम, किसी से नंबर मिलेगा, एंड ENT, एंड अमीबा, अमीबा का भाई है, समझ रहे हो ना, एंड अमीबा हिस्टोलिटिका, एंड अमीबा हिस्टोलिटिका, इससे होती है डिसेंट्री। और वेक्टर है कौन? हाउस फ्लाई है, बोलो भैया, हाउस फ्लाई, ठीक। ये डिसेंट्री, ये भी कंटेमिनेटेड फूड, कंटेमिनेटेड वाटर, वही चीज आप देख सकते हैं, ठीक। सोर्स क्या है इसका? सोर्स ऐसे छोटा छोटा हेडिंग ऐसे देकर के लिखती चली जाओ, इसे एक एक बॉक्स बना लो एक डिजीज के लिए, बहुत बढ़िया नोट बनेगा इसका, बहुत अच्छा चैप्टर है। तो इतना बढ़िया मैं पढ़ा भी रहा हूँ, आपका कुछ भी नहीं छूटेगा, मेरी गारंटी है। NCERT देखिए मत, बस बिलीव करिए, एक लाइन भी नहीं छूटेगा, बस नोट्स बढ़िया बना लो। और ये मैं सब मिटा दूंगा तो मैं दोबारा नहीं पढ़ाऊँगा, NCERT तो आपके घर पर रहेगी, चाहिए जब आप पढ़ लीजिए, टीचर इंपॉर्टेंट बुक तो आप फिर देख लेंगे,
बेटा एक एक बॉक्स बना करके एक एक डिजिट तैयार करो, क्योंकि मैं एक एक वर्ड में उस सारी चीजों को देखो ऐसे हेडिंग दे करके लिख दे रहा हूँ। कितना इंपॉर्टेंट इस तरह से लिखना। ठीक है, मैंने जितने भी टॉपिक्स आपको पढ़ाए किस तरह पढ़ाए, सब में छोटा छोटा हेडिंग पॉइंट वो सब क्लियर रहेगा। सब एनसीईआरटी में है, लेकिन इस तरफ नहीं, इस मैनर में नहीं। टाइफाइड का वेक्टर बताना प्लीज है ना। हाँ बेटा, टाइफाइड का वेक्टर। हाँ टाइफाइड का वेक्टर टाइफाइड का मेरे समझ से कोई वेक्टर नहीं। तो कैसे होता है? ये कंटेमिनेटेड वाटर, कंटेमिनेटेड फूड के थ्रू ये बैक्टीरिया डायरेक्ट एंटर करते हैं। जैसे खाना आपने खाया, ठीक है ना, उस खाने उसके साथ चला गया। समझ रहे हो? जैसे जो है ठेला है, ठेले पर चाट बना है कि नहीं, यस सर। जिसको टाइफाइड हुआ है मान लिया किसी के, और उसके रिस्पायरेटरी सिस्टम से निकल करके बॉडी से बाहर गया हो, इन्वायरमेंट में हो, उसका क्रूशियल टेम्परेचर को डेवलप किया, ठेले वाला चाट आप खाए, बस इंटर कर गया। यही कंटेमिनेटेड फूड एंड कंटेमिनेटेड वाटर, ठीक है। यस सर। ये देखो लिख दिया मैंने, यस सर। सोर्स, एजेंट, काजल एजेंट, इसके आगे लिंक डाल देना, एस सिम्पटम्स और ठीक। इसका सोर्स भी वही बेटा कंटेमिनेटेड है ना, फूड एंड वाटर, डिसेंट्री और हाउस फ्लाई, इसका वेक्टर हाउस फ्लाई, ठीक। एंड करने का डिस्टोरेज का, ठीक है। करता क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम को हमारे इफेक्ट कर देता है, ठीक है ना जी। एंड इफेक्ट टू डाइजेस्टिव सिस्टम या डाइजेशन है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम यानी हमारे डाइजेशन को, डाइजेशन। हाँ बेटा बोलो। बच्चों के अंदर क्या, हाँ पूरी लाइफ साइकिल है, ठीक है, इसकी पूरी लाइफ साइकिल, लार्वल स्टेज आती है, एक देते हैं, टेट्रा न्यूक्लियर स्टेज आती है, पूरी स्टेज में लेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो फर्स्ट पेपर में और ना काटे है ना, है लेकिन फिर यहाँ इतना नहीं, थोड़ा सा जान दो बस, ठीक है। बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, रिलैक्स करो। टेट्रा न्यूक्लियर स्टेज की जो है वही इन्फेक्शियस स्टेज होती है, व्यवसाय बनाते हैं और मोस्टली यस। तो स्टमक पेन, पेट में दर्द, पहला लक्षण इसका ही है ना, यस। तो इस तरीके से मैंने आपको टाइफाइड बता दिया, डिसेंट्री बता दिया, और बताइए टिटेनस बेटा, टिटेनस, इस पर भी चर्चा हो जाए भाई। टिटेनस, डू यू नो अबाउट टिटेनस? पहले तो किस बैक्टीरिया से होता है उसका नाम बताओ, यही इंपॉर्टेंट है इसमें जी। इसी में से तुमको एक क्वेश्चन मिल जाएगा, नाम याद करना पड़ेगा। नाम बताओ, इसी में तारीफी है, बाकी है तो सब लास्ट में टिटेनियस शुरुआत का पता। क्लॉस्ट्रीडियम, क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी, हमको याद है, तुम लोगों को नहीं याद है, बताओ। क्लॉस्ट्रीडियम हमको नहीं याद होना चाहिए भाई, हम क्या करेंगे याद करके, हम तो नहीं भूल जाएगा तो बुक देख लेंगे, कोई हम एग्जाम देने जा रहे हैं, आप लोगों को याद होना चाहिए, हैं? Am I right? यस सर। क्लॉस्ट्रीडियम बेटा, क्लॉस्ट्रीडियम, TRIDIUM, क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी,
टिटैनी, ये बैक्टीरिया है क्लॉस्ट्रीडियम टिटैनी। ये बैक्टीरिया मोस्टली सॉइल में पाया जाता है और सॉइल से जो लिंक आयरन होता है, हाँ वही उससे चोट लगी तो आपके वाउंड जो घाव हो जाता है उसी के थ्रू ये इंटर कर जाता है, ठीक है ना। एंड दैट क्लॉस्ट्रीडियम इज इंटर ना बेटा इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द बॉडी। और जानते हो क्या करता है, क्या करता है, कोई बताएगा क्या करता है ये? वो सस्टेन मसल कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, इस डिजीज का एक बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, उस पर भी आपके क्वेश्चन। टिटनस डिजीज को और कौन सा नाम, किस नाम से जानते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ टिटनस? आया है क्वेश्चन, दिया नहीं पता। भले से न दिया तो उसमें जितना दिया वो इतना क्वेश्चन बनेगा, इतनी बुक ऐसे रट लिए लेकिन उसमें से नहीं बनेगा, मतलब तो सब नहीं क्वालिफाई कर देते। इतनी मोटी किताब है CRT की, ऐसे ऐसे बच्चे ऐसे एक लाइन बता देंगे जिस पेज पर ये लिखा है, लेकिन उतने से भी सिलेक्शन इसको कहते हैं। इस डिजीज का बड़ा फेमस नाम है बेटा, क्या नाम है? ये नाम लॉग जामिस जबड़ा, इसमें जाम हो जाता है, उससे ऐठन के साथ पेन स्टार्ट होता है, शरीर जाम हो जाती है, मूव नहीं करती बॉडी। भाई टिटनस में क्या होता है, आप इसका सुने ही होंगे कि किसी कोई आपके नॉलेज में किसी को टिटनस हुआ था, पूरी बॉडी स्ट्रेट हो जाती है, माने नहीं वहाँ से कुछ नहीं, दिमाग से कुछ नहीं, मस्कुलर मूवमेंट बंद हो जाता है, बॉडी स्ट्रेट टाइट। टिटनस ये जाला बंद, पूरे शरीर का मूवमेंट बंद, जैसे है वैसे रहे। बस सोचो इतना डेंजरस है, क्या कंडीशन होती होगी उस पर्सन, है कि नहीं? तो जानते हैं क्या होता है इसमें? इसमें है क्या कि यस, जो ट्रांसमीटर्स होते हैं वो सब निकल जाते हैं। ट्रांसमीटर्स बेटा इंपॉर्टेंट है, ट्रांसमीटर्स ये सारे ट्रांसमीटर्स को खर्च कर देता है, एक्सपेंड कर देता है, निकाल देता है। फिर उसके बाद कोई ट्रांसमीटर बचे, जब तक ट्रांसमीटर है बॉडी में ट्रांसमीटर्स हैं तब तक आप वहाँ हाथ कहते हैं ना कि टिटनस तुरंत नहीं फैलता है, तो सुने होंगे ना, जब टिटनस हो जाता है तो 1-2 साल बाद या 6 महीने बाद 1 साल बाद तब उसका कोई इलाज नहीं, सुना होगा। जिसे कहते हैं जल्दी से 24 घंटे के अंदर लगाओ सुई, सुनेंगे तब तो जाते हैं यही, उसके बाद उसका कोई इलाज नहीं है, नो मेडिसिन। हाँ टाइम हो गया 4:30 बजने तो आए नहीं सर आपको, तो सर हम बहुत तेज सब ठीक है, बंद करते हैं। तो मैंने आपको इतना डिजाइन दिखा दिया ना, मैं